गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है भाई सबको? यस सर। तो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ वेव देख लिया था कि मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव में डिफरेंस क्या होता है ना। अब एक काम कर लेते हैं, स्पीड ऑफ वेव इन वेरियस मीडिया लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ वेव इन वेरियस मीडिया। सबसे पहली वेव जिसकी हम स्पीड लिखेंगे वो है स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, है ना। ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, है ना। वैसे तुम्हें स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग लिखना चाहिए, बट ठीक है ना। आप ये हमेशा ध्यान रखना कि स्ट्रिंग शुड बी स्ट्रेच्ड। स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन होनी चाहिए, तभी जाके उस पर वेव जो है वो ट्रैवल कर पाएगी, है ना। तो क्या होती है स्पीड, वो लिख लेते हैं, है ना। मुझे बता देना कि अगर आपके स्कूल में इसका डेरिवेशन कराया गया तो हम भी कर लेंगे, बट आई थिंक कि अभी फिलहाल हमारा काम इससे चल जाना चाहिए। तो स्पीड लिखते हैं v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। अब ये टी और म्यू क्या है ये समझ लेते हैं। फिजिक्स में कई बार आप लोग ये देखोगे कि जो सिंबल्स हैं वो बहुत तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे अभी तक म्यू कहते हैं हमारे दिमाग में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया करता था, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। टी क्या है? टी है ऑब्वियसली टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग, ठीक है जी। और म्यू क्या है? ये है मास पर यूनिट लेंथ। इसको लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं हम लोग, है ना। तो म्यू को लीनियर मास डेंसिटी आप लोग लिख सकते हो। तो ये तो हम न्यूटन में मेजर करेंगे और ये केजी पर मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो द स्पीड बिकम्स अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। अच्छा, अब मान लो मैं ये लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि स्पीड ऑफ अ वेव कितना है। तो एक डिवाइस होता है, हालांकि ये और भी बहुत तरीके की चीज़ों के लिए यूज होता है, जिसको हम सोनोमीटर कहते हैं, है ना। अगर स्कूल खुले होते तो आप लोग उसको लैब में देख सकते थे, बट कोई नहीं, हर चीज़ के लिए यूट्यूब है, तो वहाँ भी आप देख सकते हो सोनोमीटर कैसा होता है। तो इट इज़ बेसिकली क्या है कि दो पुली लगा देते हैं और इन पुली के बीच में एक वायर को स्ट्रेच कर देते हैं। अच्छा, पुली यहाँ है तो ये इधर भी जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कुछ वेट अटैच कर सकते हो, है ना। और ये सब कुछ एक सेटअप जो है टेबल के ऊपर रखा होगा, है ना। यहाँ पे एक बॉक्स जैसा होता है, वो मेजर करने के लिए होता है, इस पर स्केल बना होता है इस तरीके से। तो ये से अटैच होंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप और सेम वेट यहाँ लगा दोगे ताकि बैलेंस रहे। अब ये वेट जो आपने लगाया है ये डिसाइड करता है कि टेंशन कितनी है। अब आप टेंशन बढ़ाना चाहते हो तो वो लैब में वेट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा रखे होते हैं, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा वेट लाकर रख सकते हो इस पे, है ना। उनमें वेट जो होते हैं उनमें एक स्लॉट बना होता है इस तरह का, ऐसा, है ना। ये अंदर चला जाता है इसमें, यहाँ पे फिट हो जाता है ये। तो आप ऐसे वेट जो है वो और ला के इस पे रख सकते हो, है ना। तो कम करना चाहते हो तो हटा लो, है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग रख लोगे। ये वायर जो होगा, ये वायर एक स्टैंडर्ड किस्म का वायर होगा। जैसे मान लो कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, अलग अलग तरह के वायर की अलग अलग लीनियर मास डेंसिटी होगी। आप नायलॉन स्ट्रिंग के साथ ये करना चाह रहे हो एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हो, ठीक है ना। तो हर टाइप का वायर जो अवेलेबल होगा लैब में, उसकी स्पेसिफिकेशन उसके ऊपर लिखी होगी, वो जो रोल के साथ आएगा उस रोल पे लिखी होगी कि इसकी मास डेंसिटी कितनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सेटअप जो है बनाया जाता है। यानी ये हमारे हाथ में, टेंशन जो है हम बढ़ा घटा सकते हैं और मास इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने वायर लिया कैसा है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ध्यान रखना, हमेशा वायर हम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का लेते हैं। यानी कि अगर इस एंड से इस एंड तक वायर स्ट्रेच किया हमने, तो हर जगह उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना।
तो हर जगह मास डेंसिटी उसकी एक जैसी रहेगी। समझ गए बात? तो ठीक है, ये अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो जरा देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो कैसे हैंडल करनी है, तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ए है, एक स्ट्रिंग बी है। इनमें जो टेंशन हमने रखी है वो 1:2 के रेशियो में रखी है, यानी इसमें डबल रखी है टेंशन, है ना। और उसके बाद इनके रेडियस क्रॉस सेक्शन, जो वायर हमने लगाया उसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन और डेंसिटी ऑफ मटेरियल, है ना, ये आपको दे दिया। लेट्स से ये 2:1 में रख दिया हमने और ये 1:3 में रख दिया, कुछ भी ऐसे डेटा दे दिया। सर ए और बी अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं? दो अलग अलग स्ट्रिंग हो गए बेटा, ए और बी जो है दो अलग अलग स्ट्रिंग है ना। तो वो आपसे पूछा गया कि इन दोनों स्ट्रिंग्स में जो वेव स्पीड है उसका रेशियो बताओ। तो ये आर और रो को कैसे यूज कर रहे हैं वो समझते हैं। तो हमने कहा म्यू क्या होता है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। तो अब एक वायर को हम लोग एक सिलेंडर की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ये सोचो। तो इसमें एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और एक लेंथ होगी, है ना। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, एक लेंथ होगी। तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं, देखो मास को कैसे लिख रहे हैं, हम मास लिख रहे हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, इनटू क्या आ जाएगा, एल। तो ये तो हो गया मास, पूरा का पूरा जो हो गया ये मास हो गया। ध्यान से देख लेना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये सिलेंडर का वॉल्यूम सही लिखा है मैंने। एल से डिवाइड कर देंगे तो ये एल तो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो म्यू पार्ट है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, रो पाई आर स्क्वायर से, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बना, जो अगर मैं v1/v2 लिखूंगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ v1/v2, इसमें t1/t2 आएगा, ये क्लियर है, t1/t2। अच्छा, जो डिनोमिनेटर है वो रो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई तो एक कांस्टेंट है, दोनों में सेम आ रहा है। तो हमारे पास आएगा रो1 r1 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा रो2 r2 का स्क्वायर। एक बार चेक कर लो इसको, देखो सही है। यस सर। ठीक है, बाकी वैल्यूज रखनी है वो हम रख ही देंगे। तो हमारे पास v1/v2 कितना आ जाएगा, t1/t2 हाफ दिया हुआ है, देखो t1/t2 हाफ दिया हुआ है। रो2/रो1 कितना दिया हुआ है, 1:2। रो2/रो1 3:1 हो गया ना, तो रो2/रो1 3:1। तो यहाँ 3 और यहाँ 1 लिख देंगे। अच्छा, r2/r1 कितना है, r2/r1 1:2। 1:2, तो यहाँ 1:4 लिख देंगे, वो स्क्वायर है ना। तो अब हमारे पास देखो ऊपर 3 नीचे 8 आ गया। तो चाहो तो आप इसको √3/8 छोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसको 1/2 √3/2 भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर आ जाएगा, कर लोगे ऐसे। यस सर। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक बार अभी कुछ टाइम पहले जेईई में क्वेश्चन आया कि एक वेव की इक्वेशन दी हुई थी, y = a sin ωt - वाली फॉर्म में, इस तरह से, और लिखा हुआ था ये वेव एक स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रही है। ये जो वेव है किस में ट्रैवल कर रही है, स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रही है। उसके बाद उस स्ट्रिंग में लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है, वहां पे म्यू की वैल्यू जो है ये गिवन है। अब पूछा कि उसमें टेंशन कितनी है ये बताओ। तो इससे टेंशन कैसे बताएंगे, म्यू गिवन है, वहां पे म्यू गिवन है कि जो स्ट्रिंग है उसका म्यू इतना है, तो कैसे बताएंगे। ये इक्वेशन क्या हेल्प करेगी हमारी, है ना। ये जेई का एग्जांपल है, ये आपको पुराने क्वेश्चंस में मिल जाएगा। हाँ, तो इसमें ये इक्वेशन हमारी क्या हेल्प करेगी, कोई भी इस इक्वेशन से क्या मिल जाएगा हमें। फिर मान लो ये इक्वेशन ऐसे दी होती ना, y = 0.01 साइन ऑफ 20 पाई t - 100 पाई x, ऐसे दी होती। लेट से इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा कि हम आगे जाके टेंशन बता पाएंगे।
कोई भी? चलो ठीक है, आगे याद रखना है इस बात को। इस इक्वेशन से वेव वेलोसिटी मिल जाती है। वेव वेलोसिटी ओमेगा बाय के हुआ करती थी, है ना? ये हमने पिछले डिस्कशंस में देखा है। तो ये ओमेगा है 20 पाई, ये के है 100 पाई। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी तो फॉर्मूले में रख के टेंशन बता देंगे, है ना? ठीक है, तो ये तो वेव वेलोसिटी और स्ट्रिंग की बात हो गई। अगला डिस्कशन जो है इसमें वो लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडिया। अलग अलग तरह के मीडियम में साउंड की स्पीड कैसे लिखते हैं? किसी को साउंड की स्पीड एयर में पता है कितनी होती है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। चलो कोई नहीं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड। सॉलिड में लिख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड में लिख लेते हैं और गैस में लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो सॉलिड में आप लिखोगे, यहाँ मैं v इक्वल टू लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ y बाय रो। y क्या है? ये है यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, है ना? ये इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल के बारे में बताता है हमें। लिक्विड के केस में यंग्स मॉडुलस रिप्लेस हो जाता है बल्क मॉडुलस से, तो इसको b बाय रो लिख देंगे। और यहाँ b जो है इसको कहते हैं लिक्विड का बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ये सब इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में आता है। और गैस के केस में आप लोग लिख लेंगे गामा आर टी बाय कैपिटल एम, है ना? अब यहाँ पे बहुत सारे सिंबल हैं। ये जो गामा है इसको एडियाबैटिक कांस्टेंट कहते हैं, सीपी बाय सीवी होता है। क्या अभी अपने आप को उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, सीपी क्या है सीवी क्या है? अगर आपने केमिस्ट्री में पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा है तो हाँ सर, आर से आप फेमिलियर होंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और एम जो है वो मोलिकुलर मास है। बस इस इक्वेशन में यूज करते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि एम जो है वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, है ना? तो फिलहाल बस ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, इससे काम चल जाएगा। सर ये लास्ट में गामा किसके इक्वल था? ये गामा सीपी अपॉन सीवी है बेटा। सी के नीचे छोटा पी लिखा हुआ है और सी के नीचे छोटा वी लिखा हुआ है, ओके सर। बाय सीवी, है ना? तो जब गैसेस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आप जानोगे कि सीपी सीवी क्या होता है ना। ये लिख लिया सबने? सर गामा तो वाई जैसा बनता है ना, ये तो आर लग रहा है। हाँ वो है ना, मतलब ऐसे बनाते हैं तो बनता है सही है यार, दिखता बहुत कलाकारी से बनाना पड़ेगा फिर उसको, ऐसे ना ऐसे करके बनाना पड़ेगा, है ना? अब हर बार इतनी कलाकारी कौन करे? ठीक है, मान लो कि गामा ही है ये, है ना? और सर वो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 के आसपास कुछ थी, याद नहीं हाँ है। ऐसा होता है, देखो ना, जो साउंड की स्पीड जो है वो 340 के आसपास एयर, मीटर पर सेकंड में थी। वाटर और स्टील, है ना? इसे कंपेयर कर लेते हैं ऐसे ना। तो ये जो होती है ये 330 से 340 मीटर पर सेकंड के बीच में होती है। कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी और बाकी चीजें, है ना? वाटर में ये 1500 मीटर पर सेकंड, मैं प्लस लगा देता हूँ, है ना? इससे थोड़ा सा बड़ा फिगर होता है। और स्टील में अराउंड 5200 मीटर पर सेकंड होती है। तो आप कंपेयर कर लो कि साउंड की स्पीड कितनी वेरी करती है जैसे जैसे मटेरियल डेंस होता जाता है ना? सर डेंसर में ज्यादा जल्दी जाता है। ज्यादा प्रोपोगेट करती है, बिल्कुल, है ना?
एक्चुअली क्या होता है ना, इसको शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं, हालांकि और बहुत सारे रीजन है कि साउंड जो है वो हमने उस दिन डिस्कस किया था ना, प्रेशर वेव है, कंप्रेशन रेयरफैक्शंस बनते हैं उसमें। यस सर। अच्छा, जितना मटेरियल कम कंप्रेस होने लायक होगा उतनी जल्दी वो कंप्रेशन रेयरफैक्शन वेव आगे बढ़ जाएगी। समझ सकते हो ना? क्या सर? जितना एक बार भाई सोच के देखो, जैसे मान लो कि एक बहुत ही हम सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल होगा तो क्या करेगा, वो जो कंप्रेशन बनाएगा, वो कंप्रेशन जो बनाएगा वो बहुत ज्यादा कंप्रेस होगा, फिर जाके रिलीज होगा, वेव तब आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर कंप्रेस होने लायक ही नहीं है, बहुत सॉलिड है, तो क्या होगा, जैसे ही कंप्रेस होने की कोशिश करेगा उसके जो इंटरनल हम कहेंगे इलास्टिसिटी है वो जोर लगाएगी अंदर से और वेव को आगे बढ़ा देगी। है ना? ऐसे होगा ना कि भाई मान लो कोई बहुत नरम दिल का आदमी हो और उससे कोई कहे कि भगवान के नाम पे दे दे बाबा, तो वो जेब में हाथ डालने लगता है ना। है ना? तो उसके साथ क्या हुआ, वो जो पैसा मांगने वाला है वो एंगेज हो गया, थोड़ी देर बाद आगे बढ़ेगा। लेकिन बहुत हम कहेंगे बेरहम आदमी हो, जिसका दिल बहुत ही पत्थर का हो, तो वो मांगते ही क्या कहेगा, मना कर देगा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ सर भाई। है ना? तो बस वही काम जो है साउंड में भी हो रहा है, आगे बढ़ो बाबा, तो वो बढ़ जाती है, तुरंत आगे बढ़ जाती है। तो इस वजह से देखो, स्टील में आप देखो 5200 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, और वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, और एयर में तो 330। 343 किस में होती है फिर? नहीं, ये तो एक ये तो कह रहे हैं ना, हम तो एक कह रहे हैं एक रेंज है ये, है ना, 340। नहीं सर, वो मतलब अभी तक तो हमेशा वो यही कहता है 343 मीटर पर सेकंड पे नहीं यार, चलती है साउंड। 343 कोई स्टैंडर्ड नंबर नहीं है। देखो जैसे क्या होता है, अगर बिल्कुल ही हवा में ह्यूमिडिटी नहीं है तो अलग स्पीड होगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो अलग स्पीड होगी। है ना? बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? तो वो बहुत सारी ऐसे हमारे पास कंडीशंस होंगी जिनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम एक रेंज ले लेते हैं, जो एक्चुअल रेंज है वो तो 300 से 350 के बीच में ली जाती है, फ्रॉम 300 टू 350। है ना? अच्छा। सर हाँ बेटा। सर हमने इलास्टिसिटी वाला चैप्टर नहीं करा। अभी कहाँ किया बेटा? नहीं हमने सर, तो शायद ओके किया तो था। नहीं किया है, हमने बाद के लिए छोड़ा हुआ है ना। हमने कहा जरूरी वाले पहले कर लेंगे, फिर देखेंगे उसको। पता नहीं सर, मैंने इलास्टिसिटी पढ़ा था कहीं पर, याद नहीं। यहाँ नहीं, क्लास में हमने नहीं किया यार उसको। यूट्यूब पे देखा। सर फिर वेव्स के बाद थर्मोडायनामिक्स। हाँ, इसके वेव के बाद थर्मो पढ़ेंगे यार हम। ठीक है, तो ये देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। है ना? साउंड की स्पीड वाटर में यूज की जाती है सोनार में। हाँ, सोनार 10th सुना है में आपने पढ़ा ना? था सर। हाँ, ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। है ना? एंड रेंज। तो नेविगेशन एंड रेंजिंग मतलब इससे हम क्या कर रहे हैं, एक तो नेविगेट भी कर रहे हैं पानी के नीचे, तो जो सबमरीन्स वगैरह होती हैं, है ना, और कुछ पानी के जीव भी होते हैं जो इस तरीके से काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या हुआ? सर जो हमको सुनाई नहीं। अल्ट्रासोनिक। हाँ, देखो दो होती, एक होती है सोनिक, एक होती है अल्ट्रासोनिक, और एक होती है इंफ्रासोनिक। है ना? ठीक है ना? सर वही ये अल्ट्रासाउंड वाली चीज तो हो गई फिर शायद। एग्जैक्टली हाँ, तो ये जो है ना, ये इट्स अ मैटर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, ये वो रेंज ऑफ साउंड है जो हमारे कान सुन सकते हैं। अच्छा, इस पे भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। सबके कान 20 किलो हर्ट्ज नहीं सुन सकते। जैसे अभी आप लोगों की उम्र क्या होगी, 15-16 साल की रेंज में हो गया आप, है ना? हाँ सर, है 16 ना? में। हाँ, है ना? हाँ, तो अभी क्या होगा ना, आपके कान जो होंगे वो करीब करीब 18 किलो हर्ट्ज तक की आवाज सुन पा रहे होंगे। आपके कान से भी 19-20 गायब हो चुका है। समझ गए बात? क्यों? क्यों गायब हो चुका है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, हमारे कानों में क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे रिसीवर्स होते हैं जो इस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने में केपेबल होते हैं। अच्छा, अब धीरे धीरे क्या होता है, जितने शोर में हम लोग रहते हैं, है ना, जितना हमारे आसपास
नॉइज पोल्यूशन है, उसकी वजह से वो जो रिसीवर्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं एक तरीके से। यानी बहुत छोटा बच्चा होता है ना, नया नया जो होगा, उसके पास क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी सुनने की कैपेबिलिटी होगी। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम नॉइज पोल्यूशन के शिकार होते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि ये धीरे धीरे एबिलिटी कम होती जाती है ना। तो लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया तो अराउंड 14.5 किलोहर्ट्ज तक मुझे सुनाई देता था। इसके लिए टेस्ट अवेलेबल है, आप हियरिंग फ्रीक्वेंसी टेस्ट लिखोगे गूगल में, बहुत सारे टेस्ट आ जाएंगे। उसमें क्या होता है, एक बटन आता है वेबसाइट पे बना हुआ, वो आप क्लिक करते हो तो एक आवाज आना शुरू होती है, एक बहुत हाँ शार्प सर, वो सी आवाज बहुत से शुरू ज्यादा होती है, शार्प ठीक है ना। होनी, बहुत तेज होनी शुरू हो जाती है। हाँ, वो धीरे धीरे ना ऐसे करके तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ तक सुनाई दे रहा है ना। और आगे जाएंगे और ना, मान लो घर में दादा दादी हो, उनको ऊपर टेस्ट करना, तो वो मेरे ख्याल से 10-11 किलोहर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन पा रहे होंगे। सर ये डेसिबल्स में कितना होता है? नहीं, डेसिबल नहीं होता बेटा, डेसिबल इज अनदर थिंग। डेसिबल तो लाउडनेस होती है, कितना तेज कोई चीज बोल रहे हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी श्रिलनेस, फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी इसको हम कहते हैं श्रिलनेस, तीखीपन, और तीखापन कितना होगा आवाज में, है ना। जैसे कि कैसे समझाऊं, घरों में आपके अगर घर में किसी ने डॉग्स होंगे, किसी के, है ना, डॉगी पाल रखा है किसी ने, कभी कभी देखना वो जो लैंडलाइन वाला फोन होता है ना, अगर वो बजता है तो हमारे कुत्ते जो होते हैं वो बहुत ही विचलित हो जाते हैं, है ना। देखना कभी इस बात पे, देखना बहुत सारे करते हैं, बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं वो लैंडलाइन फोन की आवाज़ से। उसका रीज़न ये होता है कि उस लैंडलाइन फोन की आवाज़ में एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी इनबिल्ट होती है। वो हाई फ्रीक अच्छा, हमारे जो डॉग्स होते हैं उनकी ये जो ऑडिबल रेंज है इससे कहीं ज़्यादा ऊपर की होती है, 20 किलोहर्ट्ज से। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है, इतनी शार्प साउंड होती है ना, कि वो कानों को बहुत तकलीफ देती है ना। तो इस वजह से उनको दिक्कत होती है उतनी शार्प आवाज़ से। आप मच्छर की आवाज सुनो कभी, मच्छर की आवाज लाउड नहीं है लेकिन कानों को तकलीफ देती है कि नहीं देती। यस। तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब वो श्रिल ज्यादा है। अच्छा, यही आप आवाज देखो शेर की, शेर की आवाज डीप होती सर है, वो, हाँ डीप होती है। डीप होती है ना। तो एक हुई ये हाई फ्रीक्वेंसी आवाज जो होगी वो श्रिल होगी, और लो फ्रीक्वेंसी आवाज जो होगी वो डीप होगी। सर हाई फ्रीक्वेंसी है ना। मतलब फिर जब बहुत जैसे वो ट्रैफिक जैम में तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी ना फिर? हाँ, जो ट्रैफिक नॉइजेस होती, ट्रैफिक नॉइजेस में जो हॉर्न की आवाजें होती है ना, वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ सर, वही हॉर्न की बात वो कर रहा लाउड भी है और श्रिल भी है, दो बातें हैं, ये बात समझना, हूँ। ठीक है ना। जैसे आपने छोटे बच्चों को चीखते हुए सुना है ना, हम्म। क्यों इतना अनोइंग लगता है, क्योंकि उनकी आवाज क्या है, श्रिल है। श्रिल है। लाउडनेस उनकी हमें इतनी ज्यादा परेशान नहीं कर रही है जितनी श्रिलनेस परेशान कर रही है ना। अच्छा, कभी कीबोर्ड की कीज देखना आप, कीबोर्ड की कीज जो होती हैं उसमें जो लेफ्ट साइड वाली कीज होती हैं, ये इनको हाई टोन्स कहते हैं, हाई। और जो हाँ इधर सर, मैं वाली वही होती है, लेफ्ट वाली जो होती है, मैं गलत कह रहा हूँ, राइट वाली जो होती है ये हाई टोन्स होती हैं, और जो लेफ्ट वाली होती हैं वो लो टोन्स होती लो हैं। टोन्स होते हैं। तो आप देखना वो इधर वाली तो डिंग 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 वाली आवाज करती हैं, ऊपर और जाते इधर जाते वाली बहुत हाई हो टिंग जाती टिंग है। टिंग वाली आवाज करती है ना। हाँ। तो वो इस तरीके से वो लो और उसका मतलब समझ सकते हो आप, ठीक है ना। एनीवे, तो ये तो बात हुई फ्रीक्वेंसी की। तो अगर कोई आवाज इससे नीचे है, किससे नीचे है, 20 हर्ट्ज से 20 नीचे है, तो हर्ट्ज। उसको हम कहेंगे इंफ्रासोनिक। हम्म। और अगर कोई आवाज 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की है तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक। तो अब जो सबमरीन्स होती है वो क्या करती हैं, या इवन जो जो अंडर वाटर जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, कई सारे, कि वो इस तरह की अल्ट्रासोनिक आवाजें प्रोड्यूस करते हैं, है ना। बैट्स भी ये काम करती हैं, चमगादड़ जो होते हैं ना, हालांकि उसमें फिर सोनार, है ना, अलग तरीके से हो गया। तो एनीवे, तो वो इस तरह की अल्ट्रासोनिक आवाज प्रोड्यूस करते हैं। ये आवाज अगर सीधी जा रही है, टकरा नहीं रही है, इसका मतलब रास्ता साफ है। साफ है, टकरा के वापस आती है, तो जितनी दूरी में वापस जाके, मतलब जाके वापस आई है, उससे आपको दूरी का अंदाजा लग जाएगा। वो जो रिसीवर होगा वो ये बता देगा कि भाई रिलेटिव स्पीड के हिसाब से इतनी तेज तो मैं जा रहा हूँ, आवाज टकरा के वापस आई है, तो जो टारगेट है
वो हमसे इतनी दूर है, ये इतना तेज चल रहा है, ये सारी चीजें जो है वो डॉपलर इफेक्ट फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे तो उससे पता यस लग जाएगा, सर, ठीक है याद ना? आ गया। ठीक है हाँ, ना? पढ़ा था। तो सोनार जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। तो ये तो हुआ फ्रीक्वेंसी रिलेटेड, है ना? फिर लाउडनेस एक डिफरेंट चीज है जिसको डेसिबल में हम लोग मेजर करते हैं ना। डेसिबल जो होता है ये लाउडनेस से रिलेटेड है, कितनी तेज आवाज है, लाउड। तो आवाज तीखी है या गहरी है वो तो हो गया फ्रीक्वेंसी, और आवाज कितनी तेज है, उसका एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा है, वो डिसाइड करता है उसका डेसिबल लेवल, ठीक है ना? सर कितनी, मतलब हाईएस्ट हम कितना डेसिबल प्रोड्यूस कर सकते हैं? यार हम कितना कर सकते हैं यार, ये तो डिपेंड करेगा कि वो है ना, मतलब हम, नहीं सर, मतलब हाँ आज तक कितनी प्रोड्यूस हो चुकी है ऐसे, मतलब हाईएस्ट अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं ऐसे नहीं यार बोल रहे ऐसा होता है ना, मेरी बात समझो, देखो क्या होता है, ये जो डेसिबल लेवल है, हालांकि डेसिबल लेवल अभी हम डिस्कस कर ही लेंगे किस तरह से मेजर होता है क्या है। तो हमारी जो रेंज है ना वो इस तरह से है कि ग्रेटर देन 80 डेसिबल जो है, हमें आवाजें जो है वो एक्सट्रीमली लाउड लगना शुरू हो जाती हैं, इसको कहते हैं एक्सट्रीमली लाउड। अच्छा, 120 डेसिबल पार करने के बाद ये पेनफुल हो जाती हैं, और 160 डेसिबल मान लो आप के आसपास ये ईयर डैमेज प्रोड्यूस करती हैं। और जब मैं ईयर डैमेज कह रहा हूँ तो मैं परमानेंट ईयर डैमेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? हम्म। तो इस तरीके से अब आप सोचो, प्रॉब्लम ये है कि जब जैसे जो स्पेस शटल या रॉकेट्स टेक ऑफ करते हैं ना, तो उस टाइम जो आवाज होती है वो 200 डेसिबल को भी पार कर जाती है। तो अरे वाह। वहां पर प्रॉपर ईयर प्रोटेक्शन के बिना तो आप रह नहीं सकते, यस। ठीक है? अच्छा, जेट इंजन जो होते हैं, है ना, जेट इंजन जो आवाज प्रोड्यूस करते हैं, तो आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जो लोग प्लेन को गाइड कर रहे होते हैं, हम्म। है ना, वो लोग यस हाथ सर। हाथ से इशारा कर करके प्लेन को गाइड करते हैं ना, वो सब क्या करते हैं, वो ईयर प्रोटेक्शन पहने रहते हैं ताकि उनके कानों को नुकसान नहीं हो। नहीं हो, है ना। ना? तो इस तरीके से तो अब ये कहना है कि कितनी आवाज प्रोड्यूस हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है ना। देखो मान लो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, कोई हम कहते हैं कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव जो है, न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहे, न्यूक्लियर आवाज नहीं करता है ना? तो कोई कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव अगर एक्सप्लोड करे तो हो सकता है वो 250 डेसिबल भी प्रोड्यूस कर दे, है ना? अच्छा, वहां पर क्या है कि जो एक्सप्लोजिव जिसने डेटोनेट किया है वो इस बात की चिंता नहीं करेगा कि आवाज कितनी है, क्योंकि आपने जिन लोगों पे वो यूज किया है वो वैसे ही गायब हो जाने हैं, तो फिर उनके कानों की चिंता आप क्यों करोगे, ये समझ गए ना? यस। हाँ ठीक है ना, तो वहाँ इस तरीके से वो इररिलेवेंट हो जाता है, मतलब कि मतलब ये कोई शिकायत नहीं करेगा कि यार आपने जो मेरे ऊपर बम गिराया था वो बहुत लाउड था यार, मेरी नींद खराब हो गई, नहीं, बल्कि आप परमानेंट नींद में चले गए उससे ना। तो ये चीज़ है। तो आवाज़ें तो कितनी भी हो सकती हैं, सब कुछ डिपेंड करता है कि जो प्रेशर वेव क्रिएट हुई है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है ना। तो जितना पावरफुल एक्सप्लोसिव होगा उतनी ज़्यादा आवाज़ वो प्रोड्यूस करेगा। फिर मैं कह रहा हूँ पावरफुल कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव जो होगा, सर तो 1000 डेसिबल्स तो हमको सुनाई भी नहीं देगा। नहीं हमें तो, मैं कह रहा हूँ ना कि हमें तो 160 पे ही कान खराब हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं सुनाई देगा। नहीं सर, मैंने वो कहीं पे पढ़ा था कि वो अगर आप किसी भी तरीके से हम्म 1100 या फिर 1001 वो 1500 के आसपास अगर आप वो प्रोड्यूस कर सकते हो ना ये डेसिबल की साउंड, हम्म। तो आप एक ब्लैक होल क्रिएट कर सकते हो। ऐसा मैंने पढ़ा था सर, इसलिए मैंने पूछा यार था। लेकिन उसके लिए जो प्रेशर चाहिए होगा मुझे लगता नहीं है रियलिस्टिकली उतना प्रेशर जनरेट हो सकता है, क्योंकि प्रेशर इज रिलेटेड टू डेंसिटी। अगर आप उतना प्रेशर डेवलप कर सकते हो तो जो कंप्रेशन वो प्रोड्यूस करेगा वो ऑब्वियसली वो किसी भी मटेरियल को सुपर डेंस बना देगा, है ना? तो एनीवे है ना, थ्योरेटिकली तो हम सोच सकते हैं उस बारे में, बट जहाँ तक बात है वो ठीक है ना। तो डेसिबल लेवल कैसे मेजर करते हो अभी बात कर लेंगे हम लोग, है ना? तो ये तो बात हो गई अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ये सारी चीज़ें जो है ना। चलो अब आ जाते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड लिख लेते हैं ना, लाउडनेस ऑफ साउंड। तो हमने ये तो देख लिया कि साउंड की लाउडनेस किस स्केल पे मेजर करते हैं, डेसिबल स्केल। यहाँ पर एक चीज देखा, मैंने डी छोटे में लिखा है और बी बड़े में लिखा है।
है ना। तो ये डेसी मतलब होता है, जैसे डेसीमीटर सबने सुना है, यस सर। Yes, तो sir. डेसीमीटर जो हुआ होता है 1/10 ऑफ अ मीटर, जानते हो इस बात को, Yes, sir. है ना। तो उसी तरीके से डेसीबेल क्या हो गया, 1/10 of a 1/10 ऑफ अ बेल हो गया, है ना। तो एक्चुअल यूनिट तो बेल होनी चाहिए, बट हम उसको डेसीबेल में मेजर करते हैं। क्यों करते हैं, मैथमेटिकल है वो बात, अभी हम समझ जाएंगे। अभी डेसिबल स्केल जो है ये थोड़ा सा नॉर्मल स्केल से डिफरेंट होता है। कैसे मेजर करते हैं, तो हम कहते हैं लाउडनेस इन डेसिबल, लाउडनेस इन डेसिबल is equal to 10 times log to the base 10 I over I naught। थोड़ा बहुत लॉग जानते हो भाई, हमने हाँ। कभी डिस्कस किया था लॉग, है ना, बहुत शुरू में। हाँ सर, वो आपने भी किया था, मैथ्स में भी आता है। अभी के लिए लिख लेते हैं ना, वो एक दो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपको लॉग आता है कि नहीं, नहीं तो जब आएगा तब समझ जाओगे। फॉर्मूला तो एटलीस्ट लिख ही लो, 10 टाइम्स लॉग I by I naught to the base 10। ये I by I naught क्या है ये देख लेते हैं। I जो है ना ये है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड बीइंग मेजर्ड, जिस साउंड को हम मेजर कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी है। ये जो इंटेंसिटी होती है ना, ये होती है, एन इंटेंसिटी की यूनिट लिख देता हूं मैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट जानते हो किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। यार वॉट बेटा पावर की होती है ना, पावर कहते थे हाँ हम, हाँ हाँ। Power. है ना। तो एक तरीके से ये क्या है, ये है जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसको ऐसे समझना देखो कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है, ये तो सब लोग मानते हो। यस सर। तो 1 मीटर स्क्वायर का आप एक एरिया ले लो, ये एरिया ले लिया, यस इस पे साउंड वेव आकर टकरा रही है, ये मानते हो। यस। ये साउंड वेव अपने साथ अगर 1 जूल एनर्जी लेकर आ रही है 1 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी लेकर आ रही है साउंड वेव, 1 जूल। 1 जूल। और कितने एरिया पर आ रही है, रिसीव कितने एरिया पे हो रही है, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे। तो हम कहेंगे कितनी इंटेंसिटी है साउंड की, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी समझ गए क्या होती है, यस सर। ठीक है। तो हमारा कान भी सोचो ना, हमने उस दिन ईयर ड्रम की बात की थी, हमारा ईयर ड्रम एक रिसीविंग सरफेस की तरह हो गया। यस सर। तो जो बहुत हाई इंटेंसिटी की साउंड होंगी वो हमारे ईयर ड्रम के छोटे से एरिया पे बहुत सारी एनर्जी लाकर फेंकेंगी कि नहीं, यस। इन अ वेरी स्मॉल टाइम, ये बात समझ सकते हो, यस सर। है ना। लेकिन जो कम इंटेंसिटी की साउंड होंगी वो उतने ही एरिया पे कम एनर्जी कम एनर्जी लाकर इंसिडेंट कराएंगी इन अ ग्रेटर टाइम, ये बात समझ रहे हो। एनीवे, हाँ। तो ये तो हुई इंटेंसिटी जो हम मेजर कर रहे हैं। आई नॉट क्या है, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। इसको डिफाइन कर लेते हैं, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये वो लीस्ट इंटेंसिटी है जो हमारे कान सुन सकते हैं, हमारे मतलब ह्यूमन कान, है ना। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी रेफर्स टू द लीस्ट इंटेंसिटी ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स, है ना। इससे कम आवाज होगी तो हमें पहचान में नहीं आएगी। नहीं आएगी, ये बात समझ गए ना। कि मतलब Yes. अगर इससे कम की आवाज प्रोड्यूस और कोई हमसे पूछे सुना, तो हम क्या कहेंगे, नहीं सुना नहीं सर, सुना। लेकिन कभी कभी तो सुनाई देती है ना। तो इसका मतलब वो इससे ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये समझे ना बात को। अगर देखो, सबसे पहली बात तो ये समझो कि सबके कान एक जैसे नहीं होते। नहीं होते, किसी की हियरिंग शार्प होती है, किसी की डल होती है। हाँ। तो हम एक एवरेज ले लेते हैं इंसानों का, ठीक है ना। तो एक एवरेज इंसान जिसकी हियरिंग सही काम कर रही है, उसको जो सबसे फीबल साउंड, फीबल मतलब वीक साउंड सुनाई दे सकती है, वो इतनी इंटेंसिटी की होनी चाहिए। अब ये मेजर करें तो कितनी होती है,
ये होती है 10 to the power -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। है बहुत बहुत कम एनर्जी है ये। हाँ सर वही 10 to the power -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको भी हमारे कान जैसे जैसे सुन लेते हैं, ठीक है। इससे कम होगी, मान लो 10 to the power -13 हो, -14 हो, तो फिर हमारे कान सुन नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे। ये बात ठीक है ना। यस सर। तो ये तो अब इस फॉर्मूले में जब हम रखेंगे इसको, ठीक है ना, तो लाउडनेस का स्केल देखो, ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। एक होता है लीनियर स्केल, एक होता है लॉगरिथमिक स्केल। तो कैसे डिफरेंट काम करता है इस बात को समझना। तो एग्जांपल्स लेते हैं। इफ I इज इक्वल टू I0, लाउडनेस कितनी हुई फॉर्मूले के हिसाब से देखो। अगर मैं I इक्वल टू I0 रख दूं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा 1 1। लॉग ऑफ 1 क्या होता है? लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस क्या होता है 1 ही होता है। बेटा? 0 होता है। अच्छा हाँ सॉरी। तो लाउडनेस हो जाएगी 0 डेसिबल। लाउडनेस कितनी हो जाएगी 0 डेसिबल। 0 डेसिबल। तो 0 डेसिबल का मतलब ये हुआ कि जो हमारे कान सबसे वीक आवाज सुन सकते हैं, वो डेसिबल स्केल पे कितने यूनिट की होती है? 0 यूनिट की होती है, ठीक है ना। अब आप क्या करो, 0 के आगे पॉइंट लगा के बहुत दूर कहीं जाके 1 लगा लो, तो हम कहेंगे हाँ इतना हम सुन पा रहे हैं ना। एग्जैक्ट 0 तो नहीं कहेंगे, वो तो एक बाउंड्री वैल्यू हो गई। बट हाँ, अगर न्यूमेरिकली, प्योरली न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं, तो इवन 0 डेसिबल साउंड जो है जैसे तैसे हमें सुनाई दे जाती है। ठीक है जी। अब Yes. आप आ जाओ, अब आ जाओ I इक्वल टू 10 I0 पे मैंने 10 टाइम्स इंटेंसिटी बढ़ा दी। सबसे वीक इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं उसकी 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी वाली आवाज लाउडनेस स्केल पे कितनी होगी? तो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ 10 आ जाएगा। यस सर। लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 1 होता है ना। यस मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये Yes, समझ sir. में आता होगा, नहीं तो जब लॉग समझोगे आ जाएगा। तो 1 होता है, तो ये 1 इंटू 10 10 डेसिबल हो जाएगा। यस सर। लाउडनेस 10 डेसिबल की हो गई, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने लिखा I इक्वल टू 100 I0। 100 I0, गेस करो कितना होगा? यहाँ क्या बन जाएगा? 100 10 बन जाएगा। बेटा 2 बन जाएगा। ये पूरा 2 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। तो 20 डेसिबल हो गया। ये लाउडनेस हो गई 20 डेसिबल। तो अब देखना कि whenever the intensity is multiplied by a factor of 10, the loudness increases by an amount of 10। मेरे स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा अंग्रेजी में? whenever the intensity is multiplied by a factor of 10, इंटेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? 10 से। क्या भाई? यस यस तो जो लाउडनेस का लेवल है वो कितना नंबर से आगे बढ़ जाता है? 10 नंबर 10 डेसिबल से आगे बढ़ जाता है। 10 गुना नहीं हो जाता है, 10 डेसिबल से आगे बढ़ जाता है। मैं इसको 1000 कर दूंगा, 1000 I0, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 100। 30 डेसिबल। 30 डेसिबल। अच्छा हाँ सॉरी। समझ गया ना ये कहानी कहाँ जा रही है? समझ रहे हो ना बात को? यस सर। यानी अब अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी ये समझ जाए तो उसके लिए कितना आसान हो जाएगा। मैं उससे कहूँ 70 डेसिबल की आवाज किस इंटेंसिटी की होती होगी, तो वो कह देगा, क्या कहेगा? 10 टू द पावर 7 टाइम्स I0 होती होगी। हाँ बोलो। यस सर। 80 डेसिबल की आवाज क्या होती होगी? 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर I0। 8 टाइम्स I0 होती होगी। ये बात समझ सकते हो ना? यस सर। यस ठीक है सर। ना? तो अब आप देखो, जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी जो है, सॉरी जो डेसिबल लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? हाँ है ना। यानी 80 डेसिबल तक मान लो हमारे कान किसी तरीके से वो शोर झेल जाते हैं, तो 80 के बाद सही में हमारे कानों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा कि नहीं? पड़ेगा सर। है ना। वो जो इतनी इंटेंस आवाज हमारे ईयर ड्रम पे आकर गिरेगी, तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। उस प्रेशर की वजह से हमारा ईयर ड्रम जो होगा वो एक्चुअली पेन
फील करने लगेगा, हमारे ब्रेन को लगेगा कि अभी ये आवाज जो है पेनफुल हो गई है। समझ गए बात? तो डेसिबल स्केल जो है वो इस तरीके से काम करता है। ओके भाई, चलो तो लाउडनेस वाली बात आपने समझ ली। सर हाँ भाई, सर वो जो आपने एक स्टेटमेंट कही थी ना, व्हेनेवर द इंटेंसिटी इज मल्टीप्लाइड बाय 10। हाँ वो लिखवा दूं? हाँ सर। हाँ लिखो जरा। whenever the intensity ब्रैकेट में आई नॉट लिख देना, आई नॉट की बात कर रहे हैं, इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर ऑफ कितना? 10। 10, the decibel level rises by an amount कितना? 10। हाँ, rises की बजाय increases लिख लेना। the decibel level increases by an amount of 10। तो डेसिबल लेवल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डेसिबल लेवल क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना कॉन्सेप्ट को। डेसिबल लेवल में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, डिस्टेंस। जो इंटेंसिटी होती है, आप मान के चलें कि सोर्स हमारा जो है वो पॉइंट सोर्स है, तो जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होती है। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव emitted by a point source is proportional to क्या? is inversely proportional to distance का square। यस सर। है ना? अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये हुआ, इमेजिन करो कि एक सोर्स रखा हुआ है जिससे 1 मीटर दूरी पे 120 डेसिबल की आवाज है। ये सोर्स है, सोर्स से 1 मीटर की दूरी पे कितनी आवाज है? 120 डेसिबल। 120 डेसिबल। और हमने कहा था कि हमारे को जो आवाज परेशान ना करे वो कितने डेसिबल से कम होनी चाहिए? 80 डेसिबल से। तो अब किसी ने पूछा मुझे कितना दूर जाना होगा इस सोर्स से कि आवाज लेस देन 80 डेसिबल हो जाए, कितना दूर जाऊं मैं? तो इसको कर लें सॉल्व एक बार। यस। ठीक है, तो हमने कहा भाई देखो, अगर 120 डेसिबल से 80 डेसिबल आ रहे हैं, तो अगर ये वाली इंटेंसिटी आए है ना, ये हो गई 10 की पावर 12 आई नॉट, तो ये हो गई 10 की पावर 8 आई नॉट। हुई कि नहीं हुई? यस सर। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं इन इंटेंसिटीज का, तो मेरे पास 10 की पावर 12 अपॉन 10 की पावर 8 इक्वल टू, इसका डिस्टेंस नीचे आएगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये होना चाहिए x का स्क्वायर। बोलो सही लिखा है कि गलत लिखा है? सर क्या एक बार। ये फॉर्मूला समझ रहे हो? हाँ सर। फिर यहाँ देखो, ये किसकी इंटेंसिटी है? ओरिजिनल वाले की। 120 वाले की। हाँ। और ये किसकी इंटेंसिटी है? 80 वाले की। आई नॉट तो कट गया ना इसमें। यस सर। तो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी में देखो, इसके नीचे ये कोई यहाँ 1 का स्क्वायर है यहाँ, और यहाँ x का स्क्वायर है। हाँ यस सर। सर। I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ये बात समझ सकते हो क्या? यस ये सर। फॉर्मूला वही लिखा है हमने। तो अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? सर 100। नहीं, 10 की पावर 4 आ गई ना यार। x square is equals to 10 to the power 4। सॉरी, हाँ बेटा सही कह रहे हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 100 मीटर आ गया। सही है ना? यस सर। तो इसका मतलब मुझे कितना दूर जाना पड़ेगा इस सोर्स से? 100 मीटर। 100 मीटर जाना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ गए? तो इसीलिए वो उस दिन भी हमने फ्लैश बैंग की बात की थी। तो फ्लैश बैंग जिन लोगों के बिल्कुल इमीडिएट विसिनिटी में फटता है, उनकी हालत खराब हो जाती है कि नहीं? यस सर। yes sir। है ना? लेकिन अगर आप उससे एक सेफ दूरी पे हैं,
तो आपको कान को नुकसान वो नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए देखो वो जो दिवाली वाले पटाखे होते थे जब बैन नहीं था, है ना, हाँ, तो उनमें वो हरे वाले नहीं होते थे जिनमें रस्सी बंधी होती है, वो हाँ सर, नाजी। क्या कहते हैं उसको? नाजी। नाजी होते हैं वो? हाँ। वो तो हाइड्रो एटम इसी नाम से नहीं होते नहीं थे। सर, वो दूसरे वाले, उसमें रैप लगा होता है एल्यूमिनियम का, मतलब उस बाहर डिजाइन बना हुआ होता है। जिनमें चमकीली पन्नी लगी होती है। हाँ सर, वो जो आप कह रहे हो वो होते हैं, जो पूरे ग्रीन वाले होते हैं, जो वो नाजी होते हैं। वो नाजी होते हैं। अच्छा चलो, है ना, जो भी। एनीवे, तो वो अगर बहुत पास में पड़ जाए तो कान खराब कर देते हैं कि नहीं, यस सर। है ना? इसीलिए क्या होता है, उसमें आग लगा के भाग लेना होता है। हम्म। तो भाई यही रीजन है, समझ गए बात, यस। है ना? तो आवाज से बचने का एक तरीका डिस्टेंस है ना? अगर लाउड साउंड है, ठीक है, तो आप उससे जितना दूर होगे उतना सेफ होगे। जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी बहुत ड्रामेटिकली उसकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, है ना? अब इसका रीजन समझ गए आप। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो, ये बात हमें आ गई समझ में। अब एक और ज्ञान की बात लिख लेते हैं। जो इंटेंसिटी होती है वो खुद एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। एम्पलीट्यूड, है ना, यानी अगर आप एम्पलीट्यूड डबल कर दोगे साउंड का तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 4 गुना। 4 गुना हो 4 जाएगी, ये टाइम। बात ठीक है ना? तो इंटेंसिटी जो है वो इस तरीके से एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। तो एक लार्जर एम्पलीट्यूड की साउंड जो है वो कहीं ज्यादा इंटेंस होगी एक स्मॉलर एम्पलीट्यूड की साउंड के, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये बात आपको आगे समझ में। आगे चलते हैं, इसको लिखते हैं कॉन्सेप्ट है वेव सुपरपोजिशन। वेव सुपरपोजिशन क्या मतलब है इसका, पहले वो समझ लेते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। देखो, सुपरपोजिशन का मतलब होता है एक साथ एक ही जगह पे एक से ज्यादा वेव अगर पहुंच जाए तो क्या होगा, ठीक है ना? वेव जहां भी जाती है पार्टिकल्स को क्या कहती है? ऑसिलेशन करने को। ऑसिलेशन करने के लिए कहती है, बिल्कुल सही बात है ना? तो अगर दो अलग अलग तरह की वेव एक ही जगह पे पहुंच जाए तो पार्टिकल किसकी सुनेगा? उसके नेट की। हाँ, जो उनका एक कॉम्पोजिशन बनेगा जिसको हम सुपरपोजिशन कह रहे हैं, ठीक है ना? कि एक कंबाइंड वेव फॉर्म बनेगा जिसको वो फॉलो करेगा। ऑब्वियसली या तो वो ऐसे तो रिजेक्ट तो नहीं कर सकता, ये तो नहीं कह सकता कि नहीं मैं वेव 1 को रिजेक्ट करता हूँ या वेव 2 को रिजेक्ट करता हूँ, है ना? ये चॉइस तो नहीं है उसके पास। तो वो क्या करेगा, उनका एक कॉम्बिनेशन फॉलो करेगा। वो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, बस वही हमें वेव सुपरपोजिशन में देखना है, ठीक है ना? तो वेव सुपरपोजिशन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि when two waves reach a common point simultaneously, the combined waveform is known as wave superposition. लिख लें इस बात को, लिख लें। When two Yes, sir. waves reach a common point simultaneously, the combined waveform is a result of the wave superposition. Is a result of the wave superposition. जो कंबाइंड वेवफॉर्म बनता है वो किसकी वजह से बनता है? वेव सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल की वजह से बनता है। अब टेक्निकली वेव्स जो हैं वो आपस में इनफाइनाइट तरीकों से सुपरपोज हो सकती हैं। थैंकफुली हमें उसमें से कुछ गिने चुने ही मेथड है जो पढ़ने हैं, ठीक है ना? तो वेव सुपरपोजिशन में जो पहली चीज हम लोग स्टडी करते हैं वो है वेव इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस, है ना? इसका मतलब समझना कि वेव इंटरफेरेंस जो है एक सबसेट है किसका? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का। हर तरह की वेव के सुपरपोजिशन को इंटरफेरेंस नहीं कहते हैं, है ना? अब वेव आपस में इंटरफेरेंस शो करें इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो उसमें हम लिख लेते हैं ओनली कोहेरेंट
waves produce, या undergo लिख देते हैं, undergo interference only coherent। अब ये जो वर्ड है coherent, इसका क्या मीनिंग है वो समझते हैं, है ना। तो कई बार हम लोगों को भी जब बातें करता सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग, हो सकता है उनको ये कहें कि ये कोहेरेंट बात नहीं कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है? कोहेरेंट बात करने का मतलब ये होता है, अभी आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, अचानक से किसी और टॉपिक पे बात करने लगे, वो पूरा भी नहीं हुआ था तब तक आपने तीसरा टॉपिक उठा लिया। तो इस तरह की बातचीत को हम लोग कैसी बातचीत कहेंगे? इनकोहेरेंट। क्या कहेंगे? इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट। अब वेव्स में कोहेरेंस क्या होता है? इसका मतलब है कि वेव अगर कोहेरेंट है तो एक तो इनमें क्या होना चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ, और तीसरी चीज जो है वो है टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट फेज डिफरेंस। ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, इसको भी समझ लेंगे हम। फेज डिफरेंस, ये तीन कंडीशन अगर कोई दो वेव सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो क्या कहलाएंगी? कोहेरेंट वेव्स कहलाएंगी। ठीक है ना, इसको समझते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा, ओमेगा से ही मिलती है फ्रीक्वेंसी, वेव इक्वेशन Yes. में याद करो, है ना। सेम वेवलेंथ के, के से मिलती है लैम्डा। यस सर। Yes, sir. अब आप इक्वेशन याद करो, हमारी वेव की इक्वेशन होती थी y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ये हमारी वेव वन कह देते हैं, वेव वन। ठीक है जी। एक दूसरी वेव ले लेते हैं y, इसको a1 लिख देते हैं और इसको लिखते हैं a2 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब ध्यान से देखना, देखो ये हो गई वेव टू। हम कह रहे हैं these waves are coherent as long as phi is a constant। phi टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए। देखो ये ब्रैकेट फेज कहलाता है, हाँ बोलो। यस Yes, सर। sir. ये ब्रैकेट दूसरे वाले का फेज है, हाँ बोलो। Yes. किसके पास फेज ज्यादा है? सर सेकंड। सेकंड वाले के पास। तो आप इसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या बचेगा? फाइव। फाइव बचेगा। तो इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। बहुत लिटरल मीनिंग है, फेज में डिफरेंस। Yes, sir. ठीक है। अब ये जो फेज डिफरेंस बच रहा है, अगर ये टाइम का फंक्शन नहीं है ना, ये एंगल होना चाहिए। पहली बात तो समझते हो, साइन के अंदर कुछ भी लिखा है तो रेडियन में एंगल होना चाहिए। यस सर। तो Yes, ये sir. ये 0 है, π/2 है, π/3 है, कुछ भी मान लो, कोई भी एंगल मान लो, एज लॉन्ग एज फिक्स है इसकी वैल्यू, हम कहेंगे इनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदल नहीं रहा। नहीं रहा है। तो तीनों क्वालिफिकेशन इनके पास हैं, ओमेगा सेम, के सेम और फेज डिफरेंस कांस्टेंट। तो सर लेकिन रेडियन में जो एंगल होगा उसकी तो वैल्यू कांस्टेंट ही तो रहेगी हमेशा। हाँ, तो हमने कहा ना, ये जो नंबर, ये जो फाई लिखा हुआ है, ये टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए। मान लो किसी ने लिख दिया फाई इक्वल टू 2t, तो क्या ये वेव कोहेरेंट हो गई? नहीं। नहीं रही ना। तो फाई शुड बी अ कांस्टेंट, बस एक नंबर लिखा होना चाहिए वहां पे। समझ गए ना? यस सर। ठीक है। तो देखो एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। एम्पलीट्यूड सिर्फ क्या बताता है, अगर साउंड की बात करें, सारी वेव तो साउंड नहीं होती, लेकिन अगर साउंड की बात करें तो वहां एम्पलीट्यूड लाउडनेस बताता है। लाउडनेस। तो ऐसा हो सकता है कम लाउड साउंड एक ज्यादा लाउड साउंड के साथ इंटरफियर कर जाए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक 20 हर्ट्ज की साउंड एक 30 हर्ट्ज की साउंड के साथ इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं करेगी।
क्यों नहीं करेगी? फ्रीक्वेंसी अलग है। फ्रीक्वेंसी अलग है। एक 50 सेंटीमीटर वेवलेंथ की साउंड एक 60 सेंटीमीटर वेवलेंथ की साउंड के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? वेवलेंथ डिफरेंस है। वेवलेंथ डिफरेंट है, ये बात ठीक है ना। तो हमने कहा इंटरफेरेंस जो भी होता हो, अभी तक तो हमने कहा ही इंटरफेरेंस क्या होता है। हमने कहा इंटरफेरेंस जो भी होता हो वो सिर्फ उन्हीं वेव्स के बीच में होता है जिन वेव्स में ये तीन क्वालिफिकेशन होती हैं। क्या? फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होनी होनी चाहिए, चाहिए और टाइम इंडिपेंडेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। टाइम इंडिपेंडेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है जी। तो हमने कहा कि ऐसी वेव जो है ये जब आपस में मिलेगी तो जो बनेगा उसको कहेंगे वेव इंटरफेरेंस। Yes. हम्म। हाँ सर, मैं समझ गए बात ना? ठीक है। सर हाँ जी, हाँ जी। सर अगर मतलब वो डिफरेंट होगा वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, तो फिर वो इंटरफेयर क्यों नहीं करेंगी? वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, सुपरपोज तो करेंगे, लेकिन वो जो इंटरफेरेंस है वो क्या नहीं कहलाएगा? वेव इंटरफेरेंस नहीं कहलाएगा, कुछ और कहलाएगा। हाँ, ये समझ गए बात को ना। क्योंकि हमने क्लासिफाई किया, हमने क्या किया है, साइंटिफिकली एक क्लास बनाई है किसकी? सुपरपोजिशन की, जिसको क्या कहते हैं? वेव सुपरपोजिशन। वे सुपरपोजिशन कहते हैं। ये बात ठीक है ना भाई? ऐसे समझो ना, बात समझो, मेरी बात समझो कि एक होता है वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर और एक होता है स्टेट लेवल का बॉक्सर। दोनों की अलग अलग क्वालिफिकेशन होती होंगी ना, है ना? तो अब हमने कहा कि वर्ल्ड चैंपियन या हम कहें वर्ल्ड सीरीज में लड़ने वाला बॉक्सर ये क्वालिफिकेशन रखना चाहिए। बॉक्सर तो दोनों हैं, यस सर। लेकिन जो एक सर्टेन मिनिमम क्वालिफिकेशन रखता है वही इंटरनेशनल जाके लड़ सकता है। ऐसा नहीं किसी को भी उठा के कह दो कि कल तेरा इंटरनेशनल मैच है। हाँ। समझ गए ना? तो हमने एक स्पेशल क्लास ऑफ सुपरपोजिशन बनाया जिसको हमने क्या कहा? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सुपरपोजिशन को सिर्फ कौन सी वेव फॉलो कर सकती हैं? जो उसमें मैच करती हो, जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। हाँ। ठीक है ना? और बाकियों के जो इंटरफेरेंस है उनके लिए हमने अलग नाम रखे होंगे ना, वो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। यस। समझ गए ना? तो इंटरफेरेंस जो है हम कह रहे हैं कि नॉट ऑल वेव्स दैट आर सुपरपोजिंग आर अंडरगोइंग इंटरफेरेंस, बट ऑल द वेव्स दैट आर इंटरफेयरिंग आर अंडरगोइंग क्या? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन। ये बात समझ गए ना? तो सेट और सबसेट वाला खेल है। ठीक है। अब इंटरफेरेंस होने पे होता क्या है तो वो समझते हैं। तो हमारी वेव 1 और वेव 2 एक ही जगह पर पहुंच गई और इनके पहुंचने से बना रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव उसको हमने लिखा y इक्वल टू AR साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। अब ये कैसे हुआ, इसके पीछे की मैथमेटिक्स जो है उसमें जाने की हमें अभी जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये दोनों के इंटरफेयर करने से एक नई वेव फॉर्म प्रोड्यूस हुई है और उस नई वेव फॉर्म की शेप, नई फॉर्म की सूरत जो है वो ऐसी है, AR साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। इसमें डिफरेंट क्या दिख रहा है आपको? सर फेज डिफरेंट नहीं। नहीं, एक तो एम्पलीट्यूड ना A1 रहा ना A2 रहा, क्या बन गया? AR बन गया। हाँ। AR बन गया। इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अच्छा, क्या फ्रीक्वेंसी बदली? नहीं। नहीं। क्या लैम्डा बदला? नहीं। नहीं, वही ओमेगा वही के है, लेकिन फेज बदल गया। देखो एक थीटा आ गया वहां पे। यस सर। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है बस वो देख लेते हैं। तो AR के लिए लिखेंगे आप AR इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। इसको देखकर किसी चैप्टर की याद आ रही है? हाँ सर, पढ़ा था। हाँ, किसकी याद आ रही है इस फॉर्मूले को देखकर? वेक्टर्स। वेक्टर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो वेव इंटरफेयर करती हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो वेक्टर कॉम्बिनेशन होता है किसका? उनके एम्पलीट्यूड्स का। ध्यान से देखना, ये बना A1, ये बना A2 और ये एंगल जो है गेस करो कितना है?
फाई फाई, टेल टू टेल वाला एंगल हुआ। तो ये जो बना रिजल्टेंट, ये ए आर कहलाएगा कि नहीं? यस सर। ये है बात, ठीक है ना? इसको लिख लो, फिर इससे रिलेटेड बातें जो है वो करते हैं। दो वेव मिलकर कैसा रिजल्टेंट बनाएंगी, ये सारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है? एम्पलीट्यूड तो चलो मतलब अब जो जो उनका है वो है, ये बात ठीक है ना, लेकिन वो एम्पलीट्यूड मिलकर कितना रिजल्टेंट दे सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, फाई। फाई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? यानी दो वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो थियोरेटिकली 0 से 2 पाई के बीच में हो सकता है, उसके बाद तो रिपीट होना शुरू हो जाता है। यस सर। यस सर। ये दो वेक्टर में भी आप जानते हो कि जो एंगल होता है वेक्टर के बीच में 0 से पाई के बीच में होता है, उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो अब आप सोचो कि ये जो फेज डिफरेंस है, इसकी वजह से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पॉसिबल तक भी जा सकता है, मिनिमम पॉसिबल तक भी जा सकता है, हाँ। और बीच की इंटरमीडिएट वैल्यूज भी एक्वायर कर सकता है। सब कुछ किसका खेल है? फाई का। एंगल। फाई का खेल है, ठीक है ना? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, जहां पे हम ये देखेंगे कि जो हमारा फाई है वो कैसे डिटरमिन कर रहा है कि वेव ज्यादा एम्पलीट्यूड की बनेगी या कम एम्पलीट्यूड की बनेगी, ठीक है ना? इसको इस तरह से सोचो कि दो आवाजें एक साथ पहुंची एक जगह पर, दो क्या पहुंची एक जगह पर? आवाज। आवाजें, आवाज नहीं, हाँ, आवाजें। आवाजें। दो आवाजें एक साथ एक जगह पहुंची और उनसे मिलकर एक बहुत लाउड आवाज बन गई या सन्नाटा हो गया। अगर लाउड बनी तो हम कहेंगे वेव्स कैसे इंटरफेयर हुई हैं? कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हुई हैं। कैसे इंटरफेयर हुई हैं? कंस्ट्रक्टिवली। कंस्ट्रक्टिवली। आवाज आवाज मिलके शोर बन गया, और आवाज आवाज मिलके सन्नाटा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव का उल्टा क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये बात ठीक है ना? अच्छा, ऐसा नहीं कि हमेशा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव ही होगा, बीच का भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो एक्सट्रीम्स हैं इंटरफेरेंस के वो क्या कहलाते हैं? एक तरफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें दो एम्पलीट्यूड मिलकर मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड बना लेते हैं, और एक जिसमें दो एम्पलीट्यूड मिलकर मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड बना लेते हैं, ठीक है ना? और ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल दुनिया में यूज होने वाला फिनोमिनन है। जैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बहुत सक्सेसफुली यूज किया जाता है नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स में। आपने नॉइज कैंसलिंग हेडफोन देखे हैं, सुने हैं? यस सर। है ना? तो वो जो पूरी टेक्नोलॉजी है नॉइज कैंसलेशन की ना, वो क्या कर रही है बेसिकली, जैसे नॉइज कैंसलेशन की जरूरत किसको पड़ती है? नॉइज कैंसलिंग हेडफोन महंगे आते हैं, तो जानते हो इस बात को, हाँ सर। हाँ। है ना? सस्ता काम नहीं है वो। तो एक तो मान लेते हैं व्यक्ति जिसके पास फालतू पैसा है ना, तो उसको जरूरत नहीं है नॉइज कैंसलेशन की, लेकिन वो कान पे लगा के घूम रहा है, उसको छोड़ देते हैं हम। उसके अलावा प्रैक्टिकली जरूरत किसे है नॉइज कैंसलेशन की? सर जिसका ईयर्स मतलब टेम्पररी डैमेज तो, अगर कान डैमेज है तो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन लगा के क्यों घूमेगा वो? सर मेरे को तो एक ही पता, हाँ बताओ। गेमर्स यूज करते हैं। यार वो तो मैं कह रहा हूँ ना, उनके पास फालतू पैसा है यार, समझ मेरे बात को। हालांकि हाँ मतलब बहुत हाई लेवल पे जो गेमिंग होती है ना, जैसे वो काउंटर स्ट्राइक के मैच होते थे, जैसे हाँ, कॉम्पिटिटिव लेवल पे। कम्पेटिटिव लेवल पे जो होते हैं, वहां जरूरी हो सकता है कि आपको बाहर की आवाजें डिस्टर्ब ना करें, इसके लिए आपने वो नॉइज कैंसलिंग लगा ली है। अदरवाइज म्यूजिशियंस जो होते हैं, जो वो होते हैं ना, वो साउंड रिकॉर्डिंग रूम में बैठे होते हैं, हाँ। है ना? तो उसमें क्या होता है, जो सिंगर होता है वो तो एक ग्लास कैबिन में गाना गा रहा होता है, यस सर। और जो म्यूजिक डायरेक्टर या रिकॉर्डिस्ट होता है, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट होता है, वो बाहर बैठ के सुन रहा होता है उसको। अच्छा, अब क्या होता है, अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो तो आपको क्या होगा, वो जो सिंगर का सुर है और जो आपका म्यूजिक का सुर है वो मैच हो रहा है कि नहीं, इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, अगर वो मान लो मैच नहीं होता है, तो आजकल तो ऑटो ट्यून वगैरह हैं, तो आपने देखा है वो रिकॉर्डिंग वाले बटन ऊपर नीचे करते रहते हैं बैठ के।
यस सर। है ना। तो वहां क्या हो रहा है, वो बेसिकली क्या देख रहे होते हैं कि जो सिंगर का सुर है और जो म्यूजिक का सुर है उनको आपस में मैच कराया जा सकता है, कहीं से कुछ गिरा के कहीं से कुछ उठा के। तो इसके लिए आसपास की आवाजों से उनको फ्री रहना पड़ेगा ना। समझ रहे हो बात। यस सर। तो उनके हेडफोन जो है वो नॉइज कैंसलिंग होने जरूरी है। अच्छा, उसके बाद आपने एयरप्लेन पायलट्स देखो, जो पायलट का केबिन होता है उसमें बहुत शोर होता है, प्लेन बहुत शोर करता है, तो मालूम है आपको। यस सर। तो अब क्या है, पायलट को किसकी आवाज सुननी जरूरी है? टावर वालों के। टावर वालों की, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, क्योंकि अगर वो कुछ भी मिस कर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो उनके जो हेडफोन्स हैं वो कैसे हैं? नॉइज कैंसलेशन नॉइज वाले। कैंसलेशन वाले। अब ये नॉइज कैंसलिंग हेडफोन करते क्या है, ये क्या करते हैं, एक तो जो आपके आसपास की आवाज है उसको सुनते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी की एक आउट ऑफ फेज आवाज प्रोड्यूस कर देते हैं, ताकि दोनों आवाजें मिलकर कैसा इंटरफेरेंस कर लें, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो गायब हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। और इसी काम को करने के पैसे ले रहे हैं वो आपसे। सर, लेकिन इंटरफेरेंस होता क्या है आपने बताया नहीं सर। इंटरफेरेंस होता क्यों है? नहीं यार देखो, ऐसा ना, जब भी नहीं कोई होता क्यों नहीं होता, क्या है? इंटरफेरेंस इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ वेव सुपरपोजिशन, जिसमें दो वेव मिलकर या तो एक बड़े एम्पलीट्यूड की वेव बना लेती हैं या बिल्कुल खत्म। हाँ कम एम्पलीट्यूड की वेव बना लेती हैं, बट ठीक है ना। तो इस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं? वेव इंटरफेरेंस। वेव इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का सुपरपोजिशन है जो सिर्फ कैसी वेव्स फॉलो कर सकती हैं? सर जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो कोहेरेंट वेव। कहते हैं ना, एक वर्ड में हाँ कोहेरेंट कह कोहेरेंट सकते हैं, कोहेरेंट, हाँ हाँ कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट। तो ये कहानी है, ठीक है ना। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। और इसमें अब इसके बाद मतलब इंटरफेरेंस के बाद हमारे पास है बीट्स हैं। तो बीट्स और डॉपलर इफेक्ट और स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव स्कूल में पढ़ाया गया है कि नहीं वो देख लेना, और डॉपलर इफेक्ट स्कूल में पढ़ाया गया नहीं देख लेना, चेक कर लेंगे एक बार, है सर ना। आज तो शुरू हुआ है। आज वेव शुरू हुआ है। हाँ 19 को पेपर है। अच्छा, चलो, है ना, कर लेंगे तब तक, तो उससे पहले ही हो जाएगा हमारा, टेंशन नहीं। ठीक है, चलो उसको कंटिन्यू करते हैं ना। सर हाँ जी। सर जो स्टार्टिंग में सोनोमीटर कराया था उसकी वर्किंग कैसे होती है? सोनोमीटर की वर्किंग कैसे होती है बेटा, मैं ना आपको सजेस्ट करूँ यूट्यूब वीडियो एक बार, वो देख लो, फिर मैं समझा दूंगा, क्योंकि सामने सोनोमीटर होना जरूरी है। वैसे तो बहुत सिंपल होती है। नहीं सर, वो हाँ 10th की साइंस की बुक में मिल जाएगी। ना ना, कोई नहीं, ऐसा ना, देखो अभी सोनोमीटर को हमें और डिस्कस करना है जब हम स्टैंडिंग वेव डिस्कस करेंगे, है ना। तो वहां भी आप समझ जाओगे। तो तब तक मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब में सोनोमीटर लिखना, सामने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता आ जाएगा, उसमें जो बात नहीं समझ में आया मैं समझा दूंगा। सामने रहता है तो समझ में आ जाता है, बहुत ही सिंपल सा होता है ना। डायग्राम बना के समझाने में कई बार पूरी बात नहीं समझ में आती है, ठीक है ना। यस। सर मुझे एक और डाउट है। हम्म। सर जो ग्राफ्स बना के वेव को किया था, उसमें हम्म। जब टी फिक्स हो जाता है, ठीक है, मतलब y वर्सेस x का ग्राफ हो गया हाँ हमारे वाई पास। वर्सेस एक्स में, तो फिर फेज में हम ऐड क्यों करते हैं? मैं एग्जांपल के साथ ले लूं। यस सर। तो एक हमने y वर्सेस x का ग्राफ बना लिया, देखो y वर्सेस x, t इक्वल टू 0 पे लिख दूं उसको। यस सर। ठीक है, कुछ भी बना दूं उसको। यस सर। यस सर। चलो ये बना देता हूँ ऐसे, थोड़ा फ्री हैंड बना रहा हूँ बट बेटर समझ सकते हो आप, इससे अच्छा बना सकते हो ना। इसको a/2 लिख देता हूँ, यहाँ a लिख दिया मैंने, बाकी आप समझ जाओगे, -a हो गया वगैरह, है ना। ठीक है, अब आप जो अगला ग्राफ बनवाना चाहते हो मुझसे, वो कितने टाइम पे बनाना चाहते हो? t इक्वल टू t/6। t/6। चलो मैं भी यही कहने वाला था, कोई बात नहीं। अब आप ये पूछ रहे हो कि इसमें फेज ऐड क्यों करते हैं, ये बात ठीक है ना। आप इक्वेशन पे ध्यान दो बेटा, देखो
कि हमारी इक्वेशन अगर y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स फॉर्म की है, टाइम बढ़ने पे ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू बढ़ेगी कम हो जाएगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी ना, तो फेज आगे ही जाएगा ना यार। ओके। हाँ, ये समझ रहे हो ना? देखो यहाँ हर पार्टिकल को देखो, ये x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है, ये कुछ और पार्टिकल, ये कुछ और पार्टिकल है, ये इस वक्त किसी फेज में है। फेज में होने का मतलब है अपने एसएचएम के किसी परिस्थिति में है। क्या वो परिस्थिति हर टाइम पे वही रहेगी? नो सर। नहीं नहीं, टाइम बढ़ने के साथ वो एक डिफरेंट परिस्थिति में चला जाएगा, डिफरेंट फेज में चला जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि टाइम बढ़ने के साथ वो फेज जो है वो चेंज होगा। अब चेंज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये ऑब्वियसली इक्वेशन पर डिपेंड करता है। तो हम तो अपने डिस्कशन का बेसिस लेकर चल रहे हैं ना कि y इक्वल टू ए साइन, अगर मैं x को फिक्स कर दूं तो इट इज ओमेगा टी प्लस फाइव, मैं माइनस प्लस कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? तो ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये जो फेज है तो टाइम के साथ आगे ही बढ़ रहा है ना बेटा। यस सर। ये बस जो किसी भी वेव में होता है, वेव का फेज टाइम के साथ आगे बढ़ता है, तो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसने कहा टी इक्वल टू टी बाई सिक्स पे क्या होगा, तो मैंने कहा हम तो हमेशा इसको देखेंगे। ये इस वक्त कहाँ है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे है। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है 30 डिग्री पे क्यों है? क्योंकि a बाय 2 पे है और टाइम बढ़ेगा तो ये इसे फॉलो करेगा, इस वाले को। वेव ऐसे आगे बढ़ रही है, वेव ऐसे आगे बढ़ रही है, तो टाइम बढ़ने पे ये वेव आगे बढ़ेगी, तो ये तो अपने से लेफ्ट वाले को फॉलो करेगा ना। लेफ्ट वाला इससे ऊपर है, यानी ये a बाय 2 पर है, a की तरफ जा रहा है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना कहते हैं। यस सर। 30 डिग्री पर है। अब 30 डिग्री पर है, t बाय 6 में उसमें कितना ऐड हो जाएगा? 60 डिग्री ऐड हो जाएगा। 60 डिग्री। यस तो 30 वाला बन जाएगा क्या? 90। यस सर। तो 90 वाले का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? ऐसा बना देंगे, ये यही हुआ 90 वाले का ग्राफ। यस सर। तो ये बन गया हमारा 90 का ग्राफ ना। समझ गए? बात क्लियर हो गई एकदम? यस सर। ठीक है ना? तो इस वजह से हम उसमें फेज ऐड करते हैं। चलो इसे कंटिन्यू करते हैं कहानी को ना। सर हाँ जी। सर आपने जो भी वो 30 डिग्री वाला जो भी बताया था, वो वाली चीज सर मेरे को समझ नहीं आई थी, मतलब उस दिन। 30 डिग्री कैसे हमने जज किया? नहीं सर, वो तो सर्कल वाले उससे किया था हमने, वो तो नहीं ठीक नहीं, है। वो तो सर्कल वाला तो अलग है, यहाँ 30 डिग्री कैसे कहा ये बात ना। हाँ हाँ, तो हमने कहा ना यार, देखो आप वेव फॉर्म को देखो। ये जो वेव बनी हुई है, अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड कर दो तो ये ऐसे ही तो चलेगी ना, ऐसे। यस सर। तो अब क्योंकि वेव का डायरेक्शन दिया हुआ है लेफ्ट टू राइट, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, वेव यस का सर। डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो हर पार्टिकल आगे आने वाले टाइम में वो करेगा जो उससे लेफ्ट वाला पहले कर चुका है। हाँ ठीक है, तो ये अभी a बाय 2 पर है, टाइम बढ़ते ही कहाँ जाएगा? जो उसका पीछे वाला जो इसके पार्टिकल पीछे कर। वाला ऊपर है ना इससे, हाँ तो ऊपर जाएगा ये। तो अच्छा। अब आप सोचो, एक एक एसएचएम करता हुआ पार्टिकल प्लस a बाय 2 पर है और a की तरफ जा रहा है, ये सर्कल में कौन से डिग्री पर होता है? 30 30 फर्स्ट डिग्री पर क्वाड्रेंट में। होता है, बस, है ना? अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो आप मुझे इसको बता दो कि ये क्या है। मैं यहाँ लिख देता हूँ a बाय 2 y वर्सेस x। ठीक है जी, इसको देखकर बता दो कि ये किस फेज में है। ये एक्चुअली माइनस a बाय 2 लिखूँ ऐसे, प्लस ऊपर है। ये राघवन को बताने देना, बाकी लोग मत बोलना यार, है ना? सर माइनस a बाय 2 पे है और माइनस a बाय 2 पे और कहाँ जा रहा है? माइनस a की तरफ। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं वेव ट्रेवलिंग का डायरेक्शन ये है, माइनस a बाय 2 पर है और टाइम बढ़ने के साथ कहाँ जाएगा? 0। जीरो की तरफ, बिल्कुल। कोई शक? नहीं नहीं। तो माइनस a बाय 2 पर जीरो की तरफ जा रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस a बाय 2 कितने डिग्री पर आता है? 300। 330 पे आता है बेटा। पक्की बात है? हाँ सर ठीक है।
तो ऐसे देखते हैं यार, बहुत ही सिंपल है, मतलब कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है इसमें। कर लोगे? हाँ सर ठीक है। ठीक है चलो। थैंक यू सर कल क्लास होगी? कोशिश पूरी रहेगी। रख लेंगे यार, मैं ना देखो मेरे लिए 9 बजे कन्वीनियंट है, 9 बजे आप लोग मना कर जाते हो। नहीं मैं सर आ सकता हूँ सर। आ जाओगे तो रख लेंगे कल पक्का, फिर 9 बजे रख लें क्लास। यस सर बट ठीक है 9 बजे आ जाओ।